Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple chapter called as Principles of Management. हाँ, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है क्योंकि उसकी स्पेलिंग में PAL, हाँ प्रिंसिपल PAL और यहां पर है PLE, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के उसूल, गाइडलाइंस अर्थात जनरल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो आम भाषा में जो हम जीवन में कहते हैं एक दूसरे को, सच बोलो, बड़ों के रिस्पेक्ट करो, तो ये सब क्या है? यही तो है हमारे और आपके जीवन का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं, हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे एक्शन लेना है, और रियल लाइफ सिचुएशन के साथ साथ यही प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी आते हैं। तो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? ये फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। सच बोलने का रिलेशन आपके एक्शन के साथ होना चाहिए। ट्रुथ और नॉन वायलेंस आर माय गॉड्स, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो ये गांधी जी के क्या थे? प्रिंसिपल्स थे। तो मैनेजमेंट के भी इस तरह से प्रिंसिपल्स हैं। हम अभी बहुत सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को क्यों चाहिए होते हैं? ताकि मैनेजर्स प्लान कर पाए, एक्शन ले पाए। सोचिए एक व्यक्ति है जो अभी कॉलेज से पढ़ के बाहर निकला है, हाँ कोई स्टूडेंट है, और अब उसे आप सीधे क्या भेज दीजिए, किसी बड़े बिजनेस का मैनेजर बना दीजिए। आप जानते हैं उसे मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत आने वाली है शुरुआत के दिनों में। क्यों? क्योंकि जो उसने किताब में पढ़ा है और जो रियल लाइफ में पुट इनटू प्रैक्टिस करना है, तो अगर उसने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, फेयोल्स के प्रिंसिपल पढ़े होंगे, FW टेलर के प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो उन्हें कुछ कंसेप्ट्स पता होंगे, पर रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें ये सब कुछ सिखाता है। मतलब प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में रियल लाइफ सिचुएशन में, और आपके एक्सपीरियंस, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसे रियल सिचुएशन में अप्लाई करना सिखाते हैं। इसीलिए जरूरी है प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना। अब प्रिंसिपल्स दो तरीके से बनाए गए हैं। हाँ, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। मतलब जैसे मैंने कहा, आप और मैं देखते हैं कि कहीं पर पानी है, अज्यूम करिए कहीं एक गड्ढा है, उसमें पानी है, तो आप देख के समझ जाते हैं कि यहां पानी है, गड्ढा है, रिस्क है। तो आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि पानी है, आप दूसरों को जाते वहां देखते हैं और गड्ढे में गिरते हुए देखते हैं, तो आप वो गलती नहीं करते हैं। तो इससे आपने ऑब्जर्व करके सीख लिया, देखा, समझा और सीख लिया। तो मैनेजमेंट भी यही कहता है, आप दूसरों को देखिए कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या उसके प्लस प्रॉस और क्या उसके नेगेटिव कॉन्स आ रहे हैं, और उससे सीख लीजिए। हो गया ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल, और उसको अपने रियल लाइफ में यूज कर लीजिए, आप गड्ढे से बच के निकल जाइए। और दूसरा तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट करना। अब आपने देखा कि गड्ढे में पानी है, अब पानी गहरा है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डंडा ले लीजिए। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना है। देखा, अब आप एक्सपेरिमेंट करें, एक डंडा ले लीजिए और डंडे को गड्ढे में डालिए। अगर डंडा बहुत गहराई तक अंदर तक चला जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहां इस गड्ढे में पैर रखना तो खतरा है। देखा, आपने किया एक्सपेरिमेंट। तो मैनेजमेंट को भी क्या करना है? रियल लाइफ सिचुएशंस को रिसर्च करना है, उस पर एम्पेरिकल स्टडीज करनी है। सोचिए, मैनेजमेंट करने के समय ऐसे ढेर सारे मौके आते हैं जब आपको डिसीजन लेना है, आपको स्टडी कर कर अपने फैसलों के अकॉर्डिंग काम भी करना है। तो हो गया एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तैयार किए जा सकते हैं। समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ द प्रिंसिपल। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सैलिटी। मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। हाँ, मैंने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ कंटेंट रखा है वो आपके लिए रखा है, और अगर उसके अंदर कुछ चीजें हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, तो वो आपके लिए, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं। समझ गए? वो कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। क्लियर है? जब आप हाईलाइट करते हुए देख रहे हैं तो वो कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स कैसे हैं मैनेजमेंट के? यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह अप्लाई होते हैं। अब वो चाहे कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, तो ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इनका पर्पस क्या होता है?
इस प्रिंसिपल का पर्पस होता है ताकि मैनेजमेंट को डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके और इफेक्टिवली वो अपने गोल्स को रीच कर पाए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये डायनेमिक होते हैं। मैंने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, मैंने नहीं कहा था, ऐसा आपने सुना होगा, गांधी जी ने कहा था। तो क्यों? क्योंकि अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और शायद एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स कहता है कि जैसा मौका हो, जैसा सिचुएशन हो, वैसे ही आपको अपने आप को चेंज करना है। सो इट अप्लाइज टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर चेंजेस के हिसाब से चेंज करो। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स स्टैटिक चीजों पर, नॉन लिविंग चीजों पर अप्लाई नहीं होते हैं। हम मशीन को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं। हम किसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? जो हमारे यहां जो पर्सनल काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना है। याद रखिएगा, कोई लैब कंडीशन के अंदर नहीं रह रहा है कि एक जैसा फिक्स बिहेवियर करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंसानों पे अप्लाई हो रहे हैं और उनके बिहेवियर से हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, उनको इन्फ्लुएंस करके। नेक्स्ट है, ये प्रिंसिपल्स कॉन्टिजेंट होते हैं। कॉन्टिजेंट मतलब होता है डिपेंड ऑन सम सिचुएशन। इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये किसी हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसी कोई सिचुएशन आएगी, क्या? जैसा कोई प्रिवेलिंग सिचुएशन आएगा वैसा मैनेजमेंट बिहेव करेगा। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एक ही जगह जो बता दिया बस वही फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल समझाओ। डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब काम को, टास्क को स्मॉल स्मॉल जॉब्स में बांटना। चलिए, ये प्रिंसिपल तो बहुत काम का प्रिंसिपल है। ठीक है, कहता है कि काम एक व्यक्ति ना करे बल्कि जो काम है वो अलग अलग लोगों में बांट दिए जाए जिससे वो पूरा काम इफेक्टिवली किया जा सके। आपने कहा बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति एक छोटा सा पान का स्टोर चला रहा है। हाँ, पान बेचने वाला, पान तो जानते हैं ना। हाँ, तो अब उसको क्या कत्था लगाने के लिए एक अलग आदमी चाहिए, चूना लगाने के लिए एक अलग आदमी चाहिए, उसमें सुपारी रखने के लिए आदमी चाहिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए आदमी चाहिए। नहीं नहीं, इतने आदमी लाएगा कहां से वो? मतलब क्या काम में डिवीजन ऑफ वर्क की जरूरत है? नहीं नहीं, नेचर ऑफ वर्क ही इतना छोटा है, एक सिंगल व्यक्ति सारे काम कर सकता है। यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जैसा सिचुएशन है वैसे प्रिंसिपल को आप अप्लाई करो, सिचुएशन पे बेस्ड होके। कॉन्टिजेंट ये नहीं है कि बस प्रिंसिपल बता दिया गया तो आप अपने अपने बिजनेस में उसको ठोक डालिए। नो नो नो, आपका बिजनेस तब नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि साइंस कहता है, साइंस कहता है कि अगर कोई चीज का कॉज आपको पता है कि क्या कारण है तो उसका इफेक्ट आप जान पाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं लॉ ऑफ डिमांड से। अब आप जानते हैं कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ रहा है, आपके प्रोडक्ट जो आप बाजार में ला रहे हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। सीधी सी रूल है कि आपके प्राइस बढ़ेंगे वहां आपकी डिमांड घटेगी। तो कॉज एंड इफेक्ट को समझना, ये प्रिंसिपल समझाते हैं, ये प्रिंसिपल बताते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकता है अगर आप एक सर्टेन कंडीशन में डील कर रहे हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं। अब आपने क्या किया, वर्कर्स की सैलरी रिड्यूस कर दी, वर्कर्स का टाइम आवर बढ़ा दिया। बताइए क्या इफेक्ट आएगा? कॉस्ट तो आपने सुन लिया, आप जानते ही हैं वर्कर्स नाराज हो जाएंगे, हो सकता है स्ट्राइक कर जाए, हो सकता है हड़ताल कर दें। तो कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है इक्वल, लास्ट पॉइंट है इक्वल इंपॉर्टेंस। वैसे 6 से अधिक पॉइंट मत करिएगा, ये क्वेश्चन, हाँ 6 पॉइंट इज मोर देन इनफ। तो लास्ट है, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सब एक जैसे हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, और आप ऐसा मत सोचिए कि ये प्रिंसिपल एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कम इंपॉर्टेंट है। नो नो नो, दे हैव ऑल इक्वल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है नीड फॉर दी, क्या जरूरत है इन प्रिंसिपल्स की। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, हाँ इसको बहुत आप कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस के लिए, स्मॉल क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। जैसे ही वर्ड आ जाता है एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है वेस्टेज को रिड्यूस करना, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, बस एफिशिएंसी बढ़ा देगा। और क्या करता है ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट के नेचर को अंडरस्टैंड करना। अगर मैनेजमेंट को ये पता ही नहीं है कि उनका काम क्या है,
किस लिए वो काम कर रहे हैं, तो सारा पर्पस बेकार हो जाएगा। सो इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द ट्रू नेचर। मैनेजमेंट को उसका रोल पता होना चाहिए, उनका नेचर पता होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स उन्हें बता देते हैं। और क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। सोचिए एक नए स्टूडेंट्स को जो एमबीएस पढ़ रहे हैं, हाँ जो आईएम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, यही सब पढ़ाया जाता है, उनकी कोर्स बुक में है, ये सब सिलेबस में है। तो इट इज द फ्रेमवर्क फॉर द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। जितनी भी नॉलेज देनी है उनको इसी बुक के बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस पे दी जा रही है, और फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ट्रेन करना है मैनेजर्स को, ये हेल्प करते हैं रिसर्च करने में। देखिए अब एक बार फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, आप तो जानते ही हैं, F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने साइंस को एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मान लिया, कहा कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस करना है, ये तो आप जान गए। अब उसके आगे क्या रिसर्च करना बंद हो गया, क्या उसके आगे नई आइडियाज आना बंद हो गई, जी नहीं। तो उसके आगे नए आइडियाज, नए विजन, नए इमेजिनेशंस, नए थॉट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ये आते रहेंगे। रिसर्चर्स का यही काम है। शायद आप भी एक समय में जब इस पे एक्सपर्टाइज हो जाएंगे तो आप आगे पीएचडी कर सकते हैं, अपनी खुद की थ्योरीज जनरेट कर सकते हैं। और किसमें मदद करता है, इवन सोसाइटी को भी हेल्प करता है उनकी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, बेटर लाइफ जीने के लिए। कैसे, ये सोचना चाहते हैं, सोचिए मैनेजमेंट में पढ़ाया किसको जा रहा है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जा रहा है उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो समाज के लोगों को डील कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को डील कर रहे हैं। तो उनको सोशल चेंजेस, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया जा रहा है इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सोचिए कोऑपरेशन ना होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जी नहीं, एक दिन में बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लैरिफाई थिंकिंग, मतलब एक मैनेजमेंट मैनेजर्स को थॉट देता है, उनके क्लैरिटी लाता है उनके थॉट के अंदर, उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल्स तक ले जाना है। याद रखिएगा हर मैनेजमेंट का एक ही पर्पस है, वो है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कराना। तो उसके लिए उनकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए। चलिए, पहले ही व्यक्ति, जी परम आदरणीय F.W. टेलर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फ्रेडरिच विंस्लो टेलर। हाँ, ये एक अमेरिकन थे, ये एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने मैनेजमेंट को एज अ साइंस माना। इनका मानना था, बेसिक इनका थ्योरी थी कि मैनेजमेंट साइंस की तरह होता है जहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब आप पूछेंगे साइंस क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? नहीं नहीं, ये तो आपने सब्जेक्ट्स एज अ बात कर रहे हैं आप फिजिकल साइंस की। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस की, जो ये कहता है कि इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स with the experimentation, observation and which shows the cause and effect relationship। तो जब ऐसा हो पाएगा तो समझ जाइए आप साइंस लगा रहे हैं, मैनेजमेंट में साइंस लगती है। ठीक है, इसीलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड से सारे काम किए। इन्होंने कहा कोई अंदाजा नहीं लगाना है, बल्कि जो भी काम करना है उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड तरीके से काम करिए, एक फिक्स्ड टेक्निक से काम करिए। चलिए इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू। नोइंग एग्जैक्टली, देखा, और क्या करना है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये खुद F.W. टेलर की डेफिनेशन है। आइए अब इनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बहुत सारे लोग समझते हैं रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा छाप, ऐसा कुछ नहीं है। रूल ऑफ थंब मींस ट्रायल एंड एरर, रूल ऑफ थंब मींस पुटिंग योर एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, मतलब आप किसी को जोर जबरदस्ती से कोई काम करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप में काम करना चाहते हैं, या ट्राई एंड एरर, चलो करते हैं, होगा नहीं होगा फिर करेंगे, ना 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 ना। F.W. टेलर ने इस चीज को करने से मना कर दिया, बोला कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। और जब वो साइंस के बेसिस पे कॉज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तब उसको करेंगे। अर्थात डूइंग एनी वर्क शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस, नो ट्रायल एंड एरर। कोई भी काम करना है, अब इक्विपमेंट्स लगाने हैं, मटेरियल यूज करना है, मशीन यूज करना है,
ऑल शुड बी साइंटिफिकली टेस्टेड, उसके बाद यूज करना है। इसीलिए इनका मेथड साइंस पे बेस्ड है। वैसे एक कॉमन बात यह भी है कि FW टेलर के प्रिंसिपल्स जो है वो शॉप फ्लोर लेवल पर अप्लाई होते हैं, अर्थात उन फैक्ट्री यूनिट्स पे जहां पर लार्ज स्केल डिवीजन ऑफ वर्क है, जहां बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां अप्लाई होते हैं। फैक्ट्री के शॉप फ्लोर लेवल, शॉप मतलब दुकान नहीं है, समझ गए ना, जहां एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वहां अप्लाई होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो आप भी जानते हैं। सोचिए, अब हमारी क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लेता हूं कि जो प्लेयर्स हैं वो मिलके नहीं खेलना चाहते हैं। बैट्समैन सिर्फ अपना सोचते हैं कि बस मेरे स्कोर बन जाए, मेरा रन बन जाए, मैं अच्छा नाम कमा लूं। बॉलर कुछ और सोचता है कि अरे बस मेरी मर्जी, हम बॉलिंग कैसे करेंगे। तो अगर टीम को एक साथ गोल ना दिया जाए, वो हार्मनी से काम ना करें, क्या लगता है इंडियन टीम जीत पाएगी? नहीं, कभी नहीं जीत पाएगी, कोई टीम नहीं जीत पाएगी। तो हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए सारे मेंबर्स के बीच में। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर मेंटल रेजोल्यूशन नहीं आया, वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के लिए बेटर नहीं सोचेंगे, बेटर थिंक नहीं करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट से दोनों का ही नुकसान है। मैनेजमेंट का नुकसान ये होगा कि उनका आउटपुट नहीं जनरेट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट में, जबकि वर्कर्स की सैलरी चले जाएगी, उनका जॉब चले जाएगा, है ना, दोनों का लॉस। नेक्स्ट है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये एक नया, आपने अभी तक इससे पहले ये वाला प्रिंसिपल नहीं पढ़ा होगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैनेजमेंट को प्रोडक्शन करना है तो बड़े स्केल पे करना है, मैक्सिमम स्केल पे करना है। क्यों प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करना है? ताकि जो उससे अर्निंग्स आए, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो, वो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। किसको? मालिक को भी, ओनर्स को भी, मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी, क्योंकि दोनों को अच्छा शेयर मिलेगा। शेयर तभी अच्छा मिलेगा जब आउटपुट ज्यादा होगा। इसका मतलब समझ गए ना, जहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां ये प्रिंसिपल अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि दोनों को क्या देना चाहिए? ज्यादा सरप्लस चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तभी दोनों खुश होंगे। दोनों कौन? मैनेजमेंट और वर्कर्स। ठीक है, इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या करता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बिलीव करता है। चौथा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, और आप ये प्रिंसिपल आप देखेंगे हेनरी फेयोल जी के भी प्रिंसिपल में आएगा। मतलब काम को क्या करो? प्लान करो। जो एक बड़ा टास्क है उसको स्मॉल जॉब्स में, स्मॉल जॉब्स को स्मॉल वर्क में बांटो, और वही व्यक्ति उस काम को करे जो उसके लिए एक्सपर्ट है। बस नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होगा इससे? काम बेटर होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, और कॉस्ट भी कम आएगी। फिर नेक्स्ट आता है साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ये भी नया प्रिंसिपल है आपके लिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सिलेक्शन करना हो, जब आप जॉब के लिए ले रहे हैं, तो उसी व्यक्ति को लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इसमें कोई तरह का फेवरिज्म, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। एक बार एम्प्लॉय को सिलेक्शन कर लिया तो जिस नेचर का काम आपके यहां हो रहा है, जिस तरह का प्रोडक्शन, जिस तरह के ऑपरेशंस आपके यहां हो रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दिलवाओ। एंड लास्ट में उनका कैरियर ग्रोथ, नाम है डेवलपमेंट। तो वर्कर्स को एनकरेज करना है बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर आउटपुट जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट अगर हम एक स्टैंडर्ड का चाहते हैं, एक फिक्स्ड बेंचमार्क का चाहते हैं, तो इसके लिए इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, वो भी एक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जब हम बात स्टैंडर्ड की करते हैं तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर क्वालिटी का, एक पर्टिकुलर शेप, साइज, डिजाइन का प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन, याद रखिएगा। आप और मैं भी आजकल क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं। आप हो सकता है शब्द में ब्रांडेड वर्ड यूज कर लें, बट द टर्म इज स्टैंडर्ड। आप देख लीजिए मार्केट में आप जो पेन यूज कर रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में भी पेन है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। वो पेन शायद एडजेल की हो, सेलो की हो, या कोई और कंपनी की, पर सेम प्रोडक्ट आपको एक जैसा प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा ना, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल दिमाग, रेवोल्यूशन परिवर्तन।
तो यहां पे कहा गया देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय। मैनेजमेंट को वर्कर्स के प्रति और वर्कर्स को मैनेजमेंट के प्रति सोच पॉजिटिव रखनी है। हाँ, मैनेजमेंट वर्कर्स को देखता है और उसे लगता है कि ये वर्कर्स बहुत कामचोर है, मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ सैलरी 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 हमेशा डिमांड करते रहते हैं। और वर्कर्स को क्या लगता है कि खून पसीना हम बहा रहे हैं और मालिक क्या कर रहा है, मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, एसी में बैठ रहा है। नहीं नहीं नहीं, जब ये दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति नेगेटिव है तो आप सोचिए आउटपुट में भी बहुत ग्रोथ नहीं आएगी, बिजनेस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे आप। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट है। तो एटीट्यूड और थॉट को भी चेंज करना है, सोच को परिवर्तन करना है, क्योंकि जब आप सोच बदलेंगे तो एक दूसरे के प्रति नजरिया पॉजिटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप अच्छा करने लगेगी। तो ये जरूरी है, दोनों को लगना चाहिए कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स को सोचना चाहिए कि ये मालिक मेरा अन्नदाता है, ये मेरा फादर फिगर है, ये मेरा वेल विशर है और इसी से मेरा परिवार चलता है। जबकि वर्कर्स मालिक को क्या सोचना चाहिए कि ये मेरी संतानें हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं हूं, आज मेरे पास जो भी जमीन जायदाद मकान है, ये जो कंपनी है, हाँ ये सब इन वर्कर्स की है। तो दोनों को शेयरिंग एंड केयरिंग इस प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। देखा ना, कमाल के प्रिंसिपल्स हैं एफडब्ल्यू टेलर के। आइए थोड़े ऑब्जेक्टिव भी समझ लें। तो क्या पर्पस था एफडब्ल्यू टेलर को इन प्रिंसिपल्स का बताने का? पर्पस यही था कि लोगों के अंदर यस फीलिंग चेंज करना, इमोशंस चेंज करना, ह्यूमन बिहेवियर लाना। मैंने कहा था ना, मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर चेंज करता है। अब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है स्टैंडर्डाइजेशन करके, दूसरा हो सकता है कॉस्ट को घटाना है, कैसे? मैंने कहा था वेस्टेज को अवॉइड करके, एंड लास्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट। इन सब का एक ही पर्पस है, पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगी तो ऑब्वियस बात है दोनों मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे। अब वर्कर्स को कभी कभी साइंटिफिक मैनेजमेंट पसंद नहीं आता है। हाँ, अब आप ये मत सोचिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई बुराई नहीं है बुराई है। पहला ऑब्जेक्शन या विरोध क्यों करते हैं? वर्कर्स ओवरबर्डन हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, सारा काम बांट दिया गया है और हम पे सिर्फ काम का प्रेशर है। और तो और उन पर हाई स्टैंडर्ड का, हाई परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड का एक बेंचमार्क बना दिया है कि उनको इतना पर्टिकुलर काम करना ही करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको लगता है कि वर्कर्स अब एकजुट नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर वर्कर्स को अलग अलग पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा। हाँ, पीस वेज सिस्टम है जिसमें वर्कर्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग टाइम बेसिस पे सैलरी नहीं मिलेगी कि महीना पूरा सैलरी, ना ना ना। अब ये सिस्टम एफडब्ल्यू टेलर ने खत्म कर दिया। कहा आप जितना आउटपुट जनरेट करेंगे, अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बनाए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी, और बेटर करेंगे तो थोड़ा सैलरी ज्यादा भी मिल सकती है। पर अगर स्टैंडर्ड जितना आपको कहा गया है उससे कम आउटपुट जनरेट करेंगे तो आपकी सैलरी घटेगी भी। देखा, पीस वेज पर जितना आप पीस प्रोड्यूस करेंगे वैसा मिलेगा। तो ये वर्कर को बहुत बुरा लग गया। हाँ, उनको लगा अरे इससे तो हमारे वर्कर्स के बीच में भी अनइक्वालिटी हो जाएगी, पैरिटी इन सैलरी नहीं हो पाएगी, एक तरह का कंपटीशन भी जनरेट हो जाएगा। अब आता है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा मिलने वाला है? सोचिए वो फर्म को क्या फायदा मिलेगा जहां पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लगेगा। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, टाटा मोटर्स है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल है, उन जगहों पे ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है। क्या फायदा मिलेगा उनको? चलिए, पहला फायदा है उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ चुकी है, काम बटा हुआ था ना, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुआ, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं हो रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ऑफ वर्क, अर्थात जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो बहुत अच्छे या हाई स्टैंडर्ड का हो रहा है। नेक्स्ट है इंप्लॉय को भी कुछ फायदा मिलेगा क्या? हाँ, इंप्लॉय को फायदा मिलने वाला है, और वो फायदा है उनको काम का अच्छा माहौल दिया जाएगा। सोचिए, वर्कर्स को अगर स्टैंडर्ड ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी नहीं दिया जाएगा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो बेटर आउटपुट जनरेट कर पाएंगे? नहीं। तो काम का अच्छा माहौल मिलेगा, उनको बेटर सैलरी मिलेगी, खास करके उनको जो एफिशिएंट है। तो डिफरेंशिएशन भी हो पाएगा ना, मोराइल ऑफ एम्प्लॉय अपने आप ही बढ़ जाएगा जिनको हायर सैलरीज मिल रही हैं। लोअर सैलरीज पाने वाले क्या हो जाएंगे? खुद मोटिवेट हो जाएंगे। एंड लास्ट, बेटर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। याद रखिएगा, मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल में बताया गया था कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, सिलेक्शन करते समय बहुत ध्यान देना है। तो ऑब्वियस बात है, ट्रेनिंग मिलेगी तो एम्प्लॉयज और बेटर परफॉर्म करेंगे। हमारी सोसाइटी को फायदा क्या होने वाला है? अगेन, सोसाइटी में हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाएगी, लोगों को
पहले से अच्छे प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में मेंटल रेवोल्यूशन की वजह से अच्छे रिलेशन होंगे, दोनों अपनी सोच बदलेंगे, काम के मेथड्स को बदलना है। एंड नेक्स्ट, हायर नेशनल इनकम। सोचिए जिस देश में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह से चलाया जा रहा होगा बिजनेस, तो उस देश के रिसोर्सेज भी बर्बाद नहीं होंगे। हाँ, उस देश का भी ग्रोथ होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये सब तो हो गया FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स भी, एडवांटेजेस भी। अब अगले पापा की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले पापा मतलब नेक्स्ट फादर ऑफ मैनेजमेंट, जो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हेनरी फ्योल। लगभग सिमिलर कहानी इनकी भी है। किस सेंस में सिमिलर है कि ये भी एक इंजीनियर थे और जिस फर्म में गए, फ्रेंच फर्म में ज्वाइन किया, वो एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली फर्म थी, बट अपने 28 इयर्स एक्सपीरियंस, 28 ईयर ऑफ वर्किंग्स करते करते वो उसी कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में पहुंच गए। तो फ्रॉम असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर पहुंच गए, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो ऑब्जर्व किया, वो बुक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो पहली बुक बनी जनरल मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की। इसीलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा गया है। चलिए कुछ बातें इनके बुक से ली गई। पहला है कि बिजनेस एक्टिविटीज 6 टाइप्स की हो सकती हैं। 6 टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज होती है। पहला टेक्निकल होती है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा कमर्शियल, खरीदने बेचने से रिलेटेड। तीसरा फाइनेंशियल, पैसे से, मनी से, है ना, कैपिटल से रिलेटेड। चौथा सिक्योरिटी बेस्ड सर्विस, मतलब लोगों को, पीपल को, मशीन्स को सुरक्षा देने वाला। पांचवा सर्विस अकाउंटिंग, अकाउंट्स बनाना, ऑडिट करना, स्टैटिक्स करना। एंड छठवा मैनेजरियल। हाँ, हमारा टॉपिक इसी पर है, पूरा चैप्टर इसी मैनेजरियल वाले टॉपिक पर है। सिक्स्थ सर्विस जो है उस पे बेस्ड है मैनेजरियल, जिसमें फोरकास्टिंग करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी है, इसी पर ये चैप्टर भी है बेसिकली। हाँ, मतलब फ्योल के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के आसपास ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं। चलिए कुछ मैनेजरियल क्वालिटीज बता दें। क्या मैनेजर्स के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? फिजिकल क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, शरीर से कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। मेंटल कैसा होना चाहिए, जल्दी समझने वाला, एडेप्ट करने वाला, चीजों को अंडरस्टैंड, गहराई तक समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मॉरली कैसा व्यक्ति होना चाहिए, एनर्जी से होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक समझ वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, इतना कैपेबल हो कि वो जनरली सब चीजों को समझ पाए। टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके पास मशीन्स की और उनके यहां हो रहे ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपनी फैक्ट्री संभाल पाएंगे। और एक्सपीरियंस, काम करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने कहा कि एजुकेशन और ट्रेनिंग ये जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग पर स्ट्रेस FW टेलर ने भी दिया था। चलो अब पढ़ते हैं इनके 14 प्रिंसिपल्स। FW टेलर ने 14 प्रिंसिपल्स नहीं दिए थे, सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स दिए थे। अब आप पढ़ रहे हैं इसके डबल, 14 प्रिंसिपल्स। हाँ, CBSE वाले स्टूडेंट्स को तो ये 7 प्रिंसिपल्स भी नहीं है, उनको तो सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं। अब आ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल तो आप देखेंगे रिपीट होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब सारा काम किसी एक आदमी को नहीं देना है, बल्कि जो टोटल टास्क है, जो बिग टास्क है, उसको क्या करना है, जॉब्स में डिवाइड करना है। और जॉब्स को किस में देना है, इंडिविजुअल्स को देना है जो उस काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। जिससे क्या फायदा मिलेगा, इससे पहली चीज है काम डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा चीज बेनिफिट क्या मिलेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति को एक पार्ट ऑफ द टोटल वर्क करना है, और जब वो काम को बार बार करेगा, ऑब्वियस बात है आप क्या हो जाएंगे, कम समय में उसको काम कर पाएंगे। जब हम आपको काम को कम समय में कर पाते हैं उसे कहते हैं इफेक्टिव। जब आपको काम को कम खर्च में कर पाते हैं उसे कहते हैं एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, हाँ, वैसे इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, अथॉरिटी मतलब होता है किसी को ऑर्डर देने का पावर, राइट टू गेट वर्क डन। जैसे आपके टीचर के पास अथॉरिटी है तुमको होमवर्क देने की, तुमको प्रोजेक्ट वर्क देने की, तुमसे होमवर्क मांगने की, है कि नहीं अथॉरिटी? तो ऐसे बॉसेस के पास भी अथॉरिटी होगी अपने एम्प्लॉइज से काम करवाने की, तो अथॉरिटी। दूसरा चीज है
रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है वो जो टास्क मिला है, वो जो ऑब्लिगेशन है काम को करने का, जो आपको काम दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि जो स्कूल के टीचर ने आपको काम दिया है वो आप ले जाइए। आपको कहा है कि प्रैक्टिकल फाइल ले आइए, प्रोजेक्ट वर्क ले आइए, ले जाओ भाई। तो वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दोनों को साथ रखना है। कहा गया है कि अगर किसी को सिर्फ अथॉरिटी दे दी जाएगी तो हो सकता है वो अपने पावर्स का मिसयूज करेगा। उसके पास साथ में क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है, टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल। हाँ, स्कूल का प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल नहीं। तो उनको स्कूल के प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ता है कि सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है, और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उनको उसका रिप्लाई देना पड़ता है, वरना उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता है। सच कह रहा हूं। तो ये भी तरीका है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? साथ चल रही है। और अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यस दोनों साथ होंगे तो दोनों का क्या होगा? एडवांटेज मिलेगा। देयर शुड बी, द कीवर्ड इज देयर शुड बी पैरिटी, अर्थात इक्वालिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। हाँ, इमेजिन करिए आपके क्लास में आपके अकाउंट्स की टीचर पढ़ा रही है, हाँ, और पूरे क्लास में शोर हो रहा है। हाँ, आप पढ़ना भी चाहते हैं, शायद नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? इनडिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अर्थात ओबीडियंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ओबीडियंस होगा, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी होगी, ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स होगा, जो रूल्स बनाए गए हैं उसका पालन होगा, तो समझ जाइए वहां डिसिप्लिन है। हाँ, आप क्लास के बगल से गुजर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो टीचर को पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे हैं, अपनी नोटबुक्स में नोट भी कर रहे हैं, समझ जाइए उस क्लास का डिसिप्लिन जबरदस्त है। वो टीचर में जबरदस्त कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं है? तो डिसिप्लिन जरूरी है स्मूथ वर्किंग के लिए, है ना? और इसके लिए अच्छा सुपरविजन होना चाहिए, वरना आप चाहें तो पेनल्टी लगा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे कि इवन क्लासेस में होता है, स्टूडेंट को पनिश कर दिया जाता है नोटबुक न लाने पर, क्लास में डिसिप्लिन करने पे, चलो प्रिंसिपल ऑफिस ले चलते हैं, चलो तुम्हारी डायरी में नोट कर देते हैं। देखा, ये है डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस एक सुपीरियर से मिलने चाहिए। मतलब दो सुपीरियर हो जाएंगे तो क्या गड़बड़ होगा? तब डिवीजन ऑफ लॉयल्टी हो जाएगा, तब कंफ्यूजन और केओस हो जाएगा। सो देयर शुड बी वन सुपीरियर। एक एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, ये एक सबऑर्डिनेट है। हां, ये एक सबऑर्डिनेट है, इसको ऑर्डर्स इससे भी मिल रहे हैं बॉस ए, और इसको ऑर्डर मिल रहे हैं बॉस बी। दोनों ही इक्वल लेवल पर हैं। सोचिए क्या होगा? ये सबऑर्डिनेट के तो मजे हो जाएंगे। हाँ भाई, वो दोनों बॉसेस में कंफ्यूजन पैदा कर देगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे, केओस पैदा होगा, वो मजे करेगा, ये बॉसेस आपस में लड़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब an employee should receive orders from one superior, और उसी को वो अकाउंटेबल भी है, जवाब भी उसको देना है। इससे फायदा मिलेगा कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, लॉयल्टीज डिवाइड नहीं होंगी और कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। और इसका रिवर्स कर दीजिए तो ये सारे समस्याएं आने वाली हैं। ठीक है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऐसा नहीं करती है। दे कीप वन बॉसेस। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ, अक्सर स्टूडेंट दोनों मिक्स करते हैं, इसका डिफरेंस भी समझेंगे। पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अर्थात दिशा। अब ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे डिविजन्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल्स नहीं होने चाहिए, बल्कि उन सबके गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करने चाहिए। अब प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि मेरे गोल हैं कम आउटपुट बनाना है, जबकि फाइनेंसिंग वाला का गोल है हायर सेल्स करना। बताइए संभव है? नहीं संभव है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड्स होते हैं वो प्लान बनाए, एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाए। कहते हैं ना, वन हेड वन प्लान, और वो प्लान किसकी दिशा में हो? ऑर्गेनाइजेशन के गोल की दिशा में हो। तो क्या प्रिंसिपल है? वन हेड वन प्लान। समझ गए? वैसे आपने ये सुना होगा ना कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल दी सूप या ब्रॉथ। तो अगर बहुत सारे लोगों को आप एक ही चीज को करने के लिए दे देंगे तो सब अपने अपने विचार पुट करेंगे और शायद
कोई कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक व्यक्ति की सोच के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेट्स अज्यूम करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कई सारे लोग प्रोडक्शन हेड नहीं होंगे, एक ही प्रोडक्शन हेड होगा और वही उसको क्या करेगा, आगे की तरफ बताएगा कि किस दिशा में काम करना है। समझ गया ना? तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी शुड हैव सेम ऑब्जेक्टिव एंड शुड हैव वन प्लान ऑफ एक्शन। कई सारे प्लान ऑफ एक्शन नहीं होने चाहिए और वो भी एक सुपीरियर के अंडर उनको काम करना है, बस ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते जाएगी। अब आता है क्या डिफरेंस है सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में और यूनिटी ऑफ कमांड में। हाँ, यहां पर हम समझेंगे डिफरेंस। पहला बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है जब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की, तो यहां पर हम फंक्शनिंग ऑफ पीपल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था इसमें बॉस एक है, सुपीरियर एक है और सबऑर्डिनेट को उसी का ऑर्डर पालन करना है। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस बात से कंसर्न करता है? एक्टिविटीज से कंसर्न कहता है कि एक्टिविटीज का डायरेक्शन, पीपल एंड ऑल द रिसोर्सेज का डायरेक्शन क्या करना है, किसी एक दिशा में मोड़ना है, इसलिए डायरेक्शन शब्द है। समझ गए ना? दिशा। और दूसरा और सेकंड डिफरेंस क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डज नॉट लीड टू यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा वहां ऑटोमेटिकली यूनिटी ऑफ कमांड तो होगा ही होगा। क्लियर है? इसका मतलब बड़ा टर्म क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वेयर देयर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जहां लोग एक सुपीरियर के अंडर में क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वहां पे क्या आ जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक सुपीरियर का। तो समझ लीजिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनिंग ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। सोचिए आपके स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो जाएं, क्या कहते हैं? मजा आ जाएगा तुम लोग को। तो क्या कहते हो? 2 प्रिंसिपल हो जाए तो एक प्रिंसिपल से गेम्स पीरियड मांग लेना जहां पीरियड पढ़ाई ना करनी हो, और दूसरा प्रिंसिपल कहेगा चलो बैठो क्लास में मजे करना, तब तो है कि नहीं है? तो संभव नहीं है ना। तो इसीलिए नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसको ऐसे समझिए कि संस्था सर्वोपरि है। दैट मींस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को अगर सुपरसीड करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सोचा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गए? इसका मतलब है अगर किसी एक का हित न करके संस्था का हित, संस्था की भलाई सोची जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गए? मतलब ऑर्गेनाइजेशन का वेलबींग पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। दे हैव टू मेक श्योर दैट द होल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस। किसी एक इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गॉट इट? तो ये बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से चलो, एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, टाटा मोटर्स में हजारों वर्कर्स काम करते हैं, और एक वर्कर ऐसा है जो और वर्कर्स को भड़काता है, उनको कहता है अरे काम मत करो, उनको बुरे बुरे रास्ते में ले जाता है, शाम को उनको जुआ खिलाता है, हाँ उनके साथ शराब पीता है और उनको भड़काता रहता है कि स्ट्राइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सोचिए मैनेजमेंट को पहला स्टेप क्या करना चाहिए? आप होते तो क्या करते? हाँ, तुम होते तो क्या करते? शायद तुम भी उस एम्प्लॉय को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से गेट आउट करते। क्यों नहीं करते गेट आउट? हाँ कर देते, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉइयों को भड़का लेता, सारे एम्प्लॉइज को भड़का देता, सारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन ठप हो जाता। हो सकता है आपकी बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का तो नुकसान होता ही, शायद ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाती। तो सबसे पहले संस्था है, संस्था है तो हम हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो हम हैं, सबसे पहले इसको किक आउट करो, आउट फर्स्ट, पहले बाहर का रास्ता दिखाओ। देखा? तो संस्था सर्वोपरि है। नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन अर्थात पे। तो कितना पे मिलना चाहिए? ज्यादा पे मिलना चाहिए या कम पे मिलना चाहिए? नहीं, न ज्यादा दीजिए सैलरी। रेम्यूनरेशन मींस रिवॉर्ड फॉर दी सर्विसेज रेंडर्ड। तो इंप्लॉइज को कैसा रिवॉर्ड मिलना चाहिए? पहला फेयर, दूसरा रीजनेबल और तीसरा सेटिस्फैक्टरी। फेयर कहता है न वेरी हाई न वेरी लो, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्टरी कहता है कि एज पर दी वर्क डन। मतलब अगर आप इंप्लॉइज को इतना दें कि वो मोटिवेटेड रहे,
वो और एफर्ट लगाए ताकि वो आगे और मेहनत करने को तैयार है। पहले से ही हाई सैलरी दे देंगे तो फर्म का लॉस भी होने वाला है, और अगर लो सैलरी देंगे तो भाग जाएगा भाई, दूसरी जहां थोड़ी सी बेटर सैलरी मिलेगी आपको छोड़ के भाग जाएगा, इंप्लॉइज टर्नओवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि अगर हम क्या करें, इंक्रीज कर दें इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अर्थात सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को काम ज्यादा दें, उनके उनके पास ज्यादा पावर्स आ जाए, ज्यादा अथॉरिटीज आ जाए, हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। और इसका उल्टा कर दो, समझ गए ना? तो सारा पावर मेरे पास है, मैं सबको चलाऊंगा, मैं जो कहूंगा सब लोग करेंगे, मेरे अंडर में सब लोग रहेंगे, ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, तो इसके लिए फर्म को देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, आपको राइट प्रपोर्शन देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को किसकी रिक्वायरमेंट है। वैसे इन जनरल एक सोल प्रोप्राइटरशिप, समझ गए, जिसमें एक इंडिविजुअली क्या करता है, कई सारे वर्कर्स को रख के काम करता है, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा बेटर होती है। और एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, एक बड़े प्रोडक्शन यूनिट में जैसे टाटा मोटर्स या टाटा इंडस्ट्रीज, इसमें क्या काम करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो प्रॉपर बैलेंस चाहिए, कीवर्ड है देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ डिसीजंस टॉप लेवल के पास हमेशा सेंट्रलाइज होते हैं, समझ गया ना, और बाकी डिसीजंस वो क्या करते हैं, बाकी अथॉरिटी वो बांट देते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केलर चेन। ये टॉपिक क्या कहती है, कहती है कि चेन ऑफ सुपीरियर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स हैं, उनके पास जो अथॉरिटी है से लोएस्ट रैंक तक अथॉरिटी कैसे फ्लो करेगी। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कैसे ऑर्डर्स फ्लो करेंगे, अथॉरिटी फ्लो करेगी, इसको बताना, इसको बताता है कौन, स्केलर चेन। याद रखिएगा, सुपीरियर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं और वहां से टॉप से वो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस नीचे आते हैं। ये सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स प्लीडिंग्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो ये नीचे से ऊपर फ्लो करता है। बट याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप फ्लो करता है, मतलब H से रिक्वेस्ट G तक जाती है, G से F तक, F से E एंड सो ऑन। डायरेक्टली H जो है वो A के पास नहीं जा सकता है, नो, नॉट अलाउड, स्केलर चेन में ये अलाउड नहीं है, समझ गए। अब ये गैंग प्लैंक क्या होता है, ये रहा गैंग प्लैंक, मैं लिख देता हूं गैंग प्लैंक। ये क्या है, समटाइम्स अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लेवल्स, एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर दो अलग अलग लेवल्स पे हैं, या सेम लेवल पे हैं पर अलग अलग ब्रांचेस में हैं, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। बट इसके लिए यस, दोनों को कम्युनिकेट करना अलाउड होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस वेयर देयर इज डिले ऑफ इंफॉर्मेशन इज हार्मफुल फॉर द बिजनेस, तो वेट नहीं करना है, तब अलाउ कर देंगे, ठीक है। हम इस डायरेक्ट लिंक को, जब हमको क्विक कम्युनिकेशन करना है दो लिंक्स के बीच में, तो हम एक गैंग प्लैंक, हाँ सोचिए आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जंप करना है और बीच में छोटी सी गली है, एक प्लैंक लगा दो, हाँ एक लकड़ी का पल्ला लगा दो, चढ़ करके चले जाओ उस बिल्डिंग पे, काम खत्म। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं, वरना क्या होता रास्ता, नीचे उतरते पहले अपनी बिल्डिंग से, दूसरी बिल्डिंग से चढ़ करके उसके छत पे पहुंचते, पर अपने छत से उसके छत पर, है ना मजेदार। हाँ वैसे रिस्क नहीं लेना है तुमको, समझ गए। ये रहा एक एग्जांपल के रूप में, आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है HAO, कहां है HAO डबल लेडर, ये रहा, ये एक स्केलर चेन को रिप्रेजेंट करने वाला HAO, ये रहा HAO, दिखा। यहां शो करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जब भी फ्लो करेगी, लेट्स अज्यूम हमें F to M जाना है, ये रहा F to M, तो यूजुअली ये पाथ अलाउड नहीं है, यूजुअली मैंने कहा। तो अब इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन H से G, G से F एंड सो ऑन, ठीक है। गैंग प्लैंक क्या बताता है, गैंग प्लैंक बताता है कि अगर आपको डिले करने से नुकसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा या डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो आप ऐसा कर पाएंगे। बट इट शुड नॉट बी अ डे टू डे, रोज की आदत नहीं बनानी है
क्योंकि इससे अथॉरिटीज की पावर को डिमीन करना पड़ेगा, अर्थात फिर जो सुपीरियर्स हैं उनकी पावर का कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर दोनों के लिए चाहिए, ऑर्डर पर्सन के लिए भी चाहिए और ऑर्डर मटेरियल के लिए भी चाहिए। सोचिए वर्कर्स आए फैक्ट्री में और उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनका जो एप्रॉन है, उनके जो पास जो काम करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं उनको मिल ही नहीं रहे हैं। वो आ रहा है खोज रहा है, अरे मेरा एप्रॉन कहां है, मेरा कटर कहां है, मेरी ब्लेड कहां है, मेरा सीजर कहां है, अरे मेरे औजार नहीं मिल रहे हैं। तो पूरा दिन तो उससे खोजने में निकल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। चलो एक एग्जांपल आपके क्लास से भी देते हैं। तुम्हारे क्लास में तुम आए, देखा कि सारी बेंचेस चेयर टेबल अपने प्रॉपर प्लेस में लगी हुई हैं, ब्लैक बोर्ड सामने स्क्रीन पर है या व्हाइट बोर्ड है तुम्हारे स्क्रीन पे, और वहां पर टीचर के लिए एक टेबल चेयर लगी हुई है ना सामने, और सब कुछ तो है, चीजें तो जगह पर हैं। और अगर ऑर्डर पे नहीं हुआ तो जहां ब्लैक बोर्ड है वहां तुम्हारी चेयर लगा दी जाए तो, और ब्लैक बोर्ड को नीचे लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा, समझ गया ना। तो चीजें ऑर्डर पे रहेंगी तो ही काम स्मूथ फ्लो करेगा। याद रखिएगा ये दोनों पे अप्लाई होता है, पीपल पे भी अप्लाई होता है। देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी पीपल एंड द पीपल आर इन देयर प्लेसेस। दोनों पे राइट मैन को राइट जॉब कराना है, यही इसका मेन मकसद है, तभी ऑर्डर मेंटेन्ड होगा। नेक्स्ट इक्विटी। बहुत सारे लोग इसको इक्वालिटी से जोड़ते हैं, नहीं, इक्वालिटी में थोड़ा सा अंतर है। इक्विटी कहती है कि इंप्लॉइज के साथ जस्टिस एंड काइंडनेस से बिहेव करिए। डू नॉट ट्रीट इंप्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्रेंडशिप रिलेशंस, क्योंकि जहां नेपोटिज्म होगा, जहां फेवरिज्म होगा, वहां ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, कि ये मेरा रिश्तेदार है, इस पे रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंप्लॉय रूल ब्रेक करता है, आप अपने रिलेटिव को जो आपके यहां काम कर रहा है उस पे तो फाइन नहीं लगा रहे हैं, बाकी सब पे फाइन लग रहा है, तो ये नेपोटिज्म है। और फेवरिज्म भी समझ गए, कुछ आपके फेवरेट्स होते हैं, हाँ, जैसे आपके स्कूल में आपके टीचर का कोई फेवरेट होता है, तो उस बच्चे को या उस गर्ल चाइल्ड को टीचर क्या करते हैं, खूब फेवर करते हैं, मार्क्स भी उसको खूब अच्छे अच्छे से देती है। बोर्ड में क्या होगा, हाँ, वहां तो फंस जाएगा बच्चा, वो समझ गया ना। तो फेवरिज्म से बच्चे का ही नुकसान है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये इश्यू नहीं होना चाहिए। इससे इंप्लॉइज के बीच में क्या होगा, यस, इंप्लॉइज के बीच में मोटिवेशन बना रहेगा और उनका मोरल हाई रहेगा, क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता है नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म। हाँ, आप भी नहीं पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको ये यकीन दिलाना है कि आपको सेलेक्ट किया है, आपको ट्रेन करेंगे और आपको हमेशा के लिए यहां पे रखेंगे, एज लॉन्ग एज आप हमारे यहां सीखते जा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ताकि उसके अंदर ये यकीन आए कि उनकी जॉब सिक्योर है। अब सोचिए, इंप्लॉइज तभी तो मोटिवेट होगा, तभी तो फर्म के प्रति लॉयल होगा, जब उनको ये लगेगा कि ये संस्था से ही मेरा गुजारा होना है। सो सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, और वो सेटिस्फैक्शन आएगी किससे, स्टेबिलिटी से आएगी। अब इंप्लॉइज को आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं, निकाल देते हैं, परमानेंट इंप्लॉय रखते ही नहीं है, जल्दी जल्दी टर्मिनेट, तो और इंप्लॉइज के बीच में भी क्या हो जाएगा, लॉयल्टी नहीं डेवलप हो पाएगी, वो आपके प्रति, फर्म के प्रति यस फुल लॉयल्टी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेबर टर्नओवर को रोकना है आपको पर्सनल जो ट्रांसफर हो रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इसको रोकना है, वरना आपकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नया सिलेक्शन, नई ट्रेनिंग, इन सब में बहुत पैसा लगता है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव, मतलब पहल, मतलब स्टार्ट। इंप्लॉइज को हर लेवल पे आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्यार पैदा करना है, उनको अलाउ करना है कि वो अपने सजेशंस दें, उनसे सजेशंस लेना है, फियर नहीं होना चाहिए। सोचिए इंप्लॉइज जो काम कर रहे हैं, रियल सिचुएशन पे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पास कोई बेटर आइडियाज है तो उनसे आइडियाज लीजिए, और अगर आइडियाज बिजनेस के काम आ रही है तो उसको इंप्लीमेंट भी करिए, और उसके फायदे को, उसकी इंप्लीमेंट से होने वाले फायदे को इंप्लॉइज में शेयर भी करिए। सोचिए सारे इंप्लॉइज को कितना गर्व महसूस होगा जब उन्हें लगेगा कि मैनेजमेंट मुझे बुला रहा है, ओनर्स या मैनेजर्स मुझे बुला रहे हैं, मुझसे सलाह ले रहे हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, उनके अंदर रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सोचिए कितनी बढ़ जाएगी, है कि नहीं है। काम के
काम के साथ उनको यह यकीन हो जाएगा कि यहां मेरी इज्जत हो रही है, मेरी बात सुनी जा रही है। बस तो क्या चाहिए? इनिशिएटिव देना चाहिए। यू शुड, मैनेजमेंट शुड प्रमोट इनिशिएटिव। हाँ, मुझे यकीन है आपके क्लास में जब कोई स्कूल फंक्शन होता है, आप सबसे राय ली जाती है ना? तो यह भी एक तरीका है इनिशिएटिव करने का। और आता है लास्ट 14वां 14th प्रिंसिपल, मैंने कहा था एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसको हम कह सकते हैं कोऑपरेशन। आप जानते ही हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर मिलके काम करें, सारे वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन बुलंदियों तक जाएगी, है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन भी समझ लेते हैं। क्या दोनों अलग हैं, फेयोल और टेलर? हां, कुछ मामले में तो अलग भी हैं, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। पहले हम लोग करेंगे दोनों में सिमिलरिटीज भी है, कुछ सिमिलरिटीज जो आपको पता है। पहली सिमिलरिटी है, दोनों ही चाहते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव करना, कम कॉस्ट में ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर पाए, ये दोनों चाहते हैं। और साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ध्यान रखिएगा, हेनरी के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेड हैं, मतलब हर जगह अप्लाई होते हैं, हर सिचुएशंस पे अप्लाई होते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल तो हैं, बट सेम टाइप ऑफ सिचुएशंस में, मतलब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है सब पे अप्लाई होते हैं। चलिए, और क्या है? दोनों ही बताते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स को, दोनों ही बोलते हैं कि दोनों मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे भी दोनों बिलीव करते हैं। आइए, ये तो हो गई कुछ सिमिलैरिटी, आइए कुछ डिफरेंस भी देखें इन दोनों के बारे में। पहला डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस है प्रोस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव अर्थात नजरिया। पहला है, टेलर का क्या नजरिया था? इनका था ऑपरेटिव एंड शॉप फ्लोर लेवल। मैंने बताया था कि टेलर के प्रिंसिपल्स शॉप फ्लोर लेवल पे, जहां पे फैक्ट्री है, जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, वहां अप्लाई होता है। जबकि फेयोल के प्रिंसिपल्स कहां अप्लाई हो रहे हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, बॉसेस के पास अप्लाई हो रहे हैं। इनकी पर्सनैलिटी क्या है? ये टेलर जी हैं साइंटिस्ट, जबकि ये प्रैक्टिशनर हैं। जबकि फोकस किस पे था? टेलर का फोकस था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स की इंप्रूवमेंट करना। और जबकि इनका मकसद था ओवरऑल एफिशिएंसी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को सुधारना। क्या टेक्निक लगाया? साइंटिफिक टेक्निक लगाया, इन्होंने जर्नल टेक्निक लगाया। इनके प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इनके प्रिंसिपल्स को जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब तो आप नहीं भूल पाएंगे। अब लास्ट टॉपिक एक देख लें, यूनिवर्सैलिटी, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल हैं, सब सिचुएशन में, सब ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड है। छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ज्वाइंट सेक्टर हो, सब जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।